हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका। कैसे हैं आप सब लोग? आए ऊपर अच्छे होंगे। सो गाइज, आज मैं NEP 2020 पार्ट 2 लेकर आई हूँ आपके लिए, और इसमें मैं आपको दो बातें बताने वाली हूँ NEP 2020 से रिलेटेड। एक तो जो कुछ पॉइंट्स हैं भाषा संबंधी, और दिव्यांगों के अधिकार से संबंधित कुछ पॉइंट्स हैं जो इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। और इस वीडियो के साथ ही NEP 2020, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो वो फिनिश हो जाएगा। तो ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है, प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, भाषा संबंधी जो भी बातें NEP 2020 में बताई हैं, उससे सबसे पहला पॉइंट है वो जो हम पिछली वीडियो में भी पढ़ चुके हैं, बहुभाषिकता। मतलब बहुभाषिकता पर ज़्यादा बल दिया जा रहा है, इसमें विविधता को प्रोत्साहन दिया जा रहा है NEP 2020 से रिलेटेड। अगर हम फैक्ट्स जो बताए गए हैं उसके अकॉर्डिंग देखें तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन ये बन सकता है कि बताइए निम्न में से किस पर ज़्यादा बल दिया जा रहा है NEP 2020 में। तो कई सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, उसमें से एक ऑप्शन आपका बहुभाषिकता या विविधता आएगा, तो आपको वह आंसर सही करना होगा। सेकंड, कम से कम क्लास 8th तक मदर टंग को महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए। तो ये सिर्फ सेकंड पॉइंट है, वो मदर टंग से रिलेटेड है, जो हमारी मातृभाषा होती है। अब जैसे हमारे लिए हिंदी है, वहीं दूसरी धर्मों के लिए दूसरी मातृभाषा होती है। जो भी अपनी, जिस भी धर्म का बच्चा है, जिस भी कैटेगरी का है, उसकी अपनी एक मातृभाषा होगी। तो क्लास 8th तक इस NEP 2020 के अकॉर्डिंग ये है। एक मिनट, सेकेंड बस, यस। तो NEP 2020 के अकॉर्डिंग जो भी बच्चा है उस वह क्लास 8th तक उसको जितनी भी चीज़ें समझाई जाएँ वो उसकी मदर टंग में समझाई जाए। ये NEP 2020 के अकॉर्डिंग है। थर्ड पॉइंट, अलग अलग राज्यों में 3 लैंग्वेज फार्मूला को अपनाया जाए। 3 लैंग्वेज फार्मूला आप जानते हैं, त्रिभाषा सूत्र, उसको अपनाया जाना चाहिए। लचीलापन होना चाहिए। एक ऑप्शन के फॉर्म में संस्कृत की नॉलेज भी दी जानी चाहिए। तो NEP 2020 के अकॉर्डिंग त्रिभाषा सूत्र पर मतलब अलग अलग राज्यों में त्रिभाषा सूत्र को अपनाने पर बल दिया जा रहा है, और लचीलापन हो इस पर बल दिया जा रहा है, और संस्कृत की नॉलेज बच्चों को मिलनी चाहिए। ये एक ऑप्शन इसमें इन NEP 2020 के अकॉर्डिंग बच्चों के लिए होना चाहिए। जब हम बात करते हैं किसकी, भाषा संबंधित नियमों की 2020 NEP के अकॉर्डिंग। फोर्थ पॉइंट क्या है, क्लास 6 के लिए एक क्लासिकल लैंग्वेज, जैसे हिंदी बोलते शास्त्रीय भाषा, जैसे कन्नड़ है, तमिल है, तेलुगु है, मलयालम, उड़ीसा, संस्कृत, अतिरिक्त भाषा के रूप में लर्न कराई जाए। देखिए, मातृभाषा में तो हम बच्चों को सिखा ही रहे हैं, लेकिन क्लास 6 के लिए इसके अलावा उसकी एक और भाषा होनी चाहिए जिसे हम शास्त्रीय भाषा कह रहे हैं। वो अपनी जो भी उसकी चुनना चाहता है, कन्नड़ सीखना चाहता है, तमिल, तेलुगु, मलयालम, तो कुछ अतिरिक्त भाषा के रूप में उसको वो चीज़ सिखानी चाहिए, वो भाषा सिखानी चाहिए, कराई जानी चाहिए प्रिपेयर। फिफ्थ पॉइंट में ये बोला है, मिडिल लेवल पर एक ऑप्शन की फॉर्म में विदेशी भाषा। मिडिल लेवल सबसे पहले समझेंगे, 5+3+3+4 का क्राइटेरिया इसमें रखा गया है 10+2 से बदल कर। उसमें जो आपकी थर्ड स्टेज है वो मिडिल लेवल कहलाती है, जिसमें क्लास आपकी 6 to 8 आती है। तो 6 to 8 पर एक ऑप्शन की फॉर्म में, मतलब अगर कोई बच्चा शास्त्रीय भाषा के अलावा कोई विदेशी भाषा सीखना चाहता है, चाहे वो जापानीज़ हो, जर्मन, स्पेनिश, रूसी, कोरियन, फ्रेंच, कोई भी विदेशी भाषा, वो भी उसको सिखाई जानी चाहिए। एक 6 पॉइंट है, एक भारत श्रेष्ठ भारत पर बल। ये मतलब एक स्लोगन आपके सामने दिया हुआ हो सकता है, कई सारे 4 ऑप्शंस आपके स्लोगन के फॉर्म में दे रखे हो, उसमें से एक ऑप्शन NEP 2020 के अकॉर्डिंग एक ऑप्शन में एक भारत श्रेष्ठ भारत पर बल देता है, इस तरीके का आ जाए तो आपका आंसर एक भारत श्रेष्ठ भारत पर होना चाहिए। ये इसका सही आंसर कहलाएगा, क्योंकि एक भारत श्रेष्ठ भारत जो है वो NEP 2020 का एक तरीके से स्लोगन ही समझ सकते हैं। एक ही भारत हो, एक भारत से मतलब है विविधता में एकता, और श्रेष्ठ भारत मतलब बच्चे जो भी हों हमारे वो एक हो, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति को के हों, सबको एक
एक माना गया है और उनको इस तरीके की शिक्षा दी जाए कि हमारा भारत श्रेष्ठ बन सके। तो एक भारत और श्रेष्ठ भारत, इस स्लोगन पर बल दिया जा रहा है NEP 2020 के अकॉर्डिंग। चलिए, ये तो हो गई भाषा संबंधित बातें। अब देखिए, इसके अलावा जो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है NEP 2020 के लिए, वो है दिव्यांगों के अधिकार। दिव्यांग जैसे कि जब बच्चा किसी भी तरह से विकलांग हो किसी भी चीज़ के लिए, जैसे कम दिखता है या फिर कम सुनाई देता है या दृष्टिबाधित है या किसी भी तरीके का, प्रतिभाशाली इसमें नहीं आएगा, सामान्य बच्चे इसमें नहीं आएंगे। जो विशेष प्रकार के बच्चे होते हैं उनको दिव्यांग के नाम से अब बुलाया जाता है। तो उनके अधिकारों की बात NEP 2020 में अलग से करी गई है। तो समझते हैं उनको। सबसे पहला, RPWD एक्ट 2016 समावेशी शिक्षा पर बल। मतलब इस एक्ट के अकॉर्डिंग समावेशी शिक्षा पर बल दिया जा रहा है। समावेशी शिक्षा एक तरीके से देखा जाए तो दिव्यांग बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाएगी, क्योंकि इसमें ये एक ऐसी शिक्षा है जिसमें एक ही क्लासरूम में सामान्य बच्चों के साथ दिव्यांग बच्चों को बिठाकर शिक्षा दी जाएगी। और इसकी खास बात ये होती है कि बच्चे की नीड के अनुसार, जैसे दिव्यांग बच्चा है कोई भी है, उसकी नीड के अनुसार व्यवस्था की जाएगी, उसकी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए। तो समावेशी शिक्षा यहाँ पर इसलिए अच्छी शिक्षा मानी जाती है, मतलब अच्छी शिक्षा है। दिव्यांगों के नज़रिए से देखा जाए तो उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो दिव्यांगों के अधिकार के अनुसार दिव्यांगों के लिए एक समावेशी शिक्षा पर बल देना चाहिए, जिसमें दिव्यांग बच्चे और सामान्य बच्चे एक साथ मिलकर एक जैसा एनवायरनमेंट उनको मिले, ज़रूरत के हिसाब से उनके अकॉर्डिंग चीज़ों को बदला जाए, व्यवस्था को बनाया जाए और सामान्य बच्चों के साथ बैठकर उनको शिक्षा प्राप्त हो सके, ताकि उनके अंदर अपना एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो। उन्हें कब ये ना लगे कि हम दूसरे बच्चों से अलग हैं, कोई भी हीन भावना उनके अंदर ना आए। तो इस तरीके की जो कॉन्फिडेंस कम करने वाली बच्चों के अंदर जो चीज़ें देखने को मिलती हैं, वो हीन भावना जो देखने को मिलती है, उस हीन भावना को कम करने का प्रयास इस समावेशी शिक्षा द्वारा किया जा रहा है। तो समावेशी शिक्षा पर दिव्यांगों के अधिकार में सबसे पहला पॉइंट दिया गया है। सेकेंड पॉइंट, स्कूल में उपयुक्त बिल्डिंग व्यवस्थाएं होनी चाहिए। भाई, ये दिव्यांग बच्चे हैं, जैसे सपोज कर लिए कि पैरों से कोई दिक्कत है या नहीं देख पा रहे प्रॉपर तरीके से, नहीं सुन पा रहे, तो वहाँ पर बिल्डिंग्स और जो भी बनाए जाएँ, ज़्यादातर कोशिश ये की जानी चाहिए कि कम से कम मतलब ग्राउंड फ्लोर पर ही उनको रखा जाए, ताकि उनको किसी भी तरीके की परेशानी ना हो। तो इसी तरीके की छोटी छोटी चीज़ों का व्यवस्था स्कूल में उपयुक्त तरीके से उनकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग, उनकी सहूलियत के अकॉर्डिंग की जानी चाहिए। तो ये सेकंड पॉइंट NEP 2020 में दिव्यांगों के अधिकार से रिलेटेड दिया गया है। थर्ड पॉइंट, हर स्टूडेंट के लिए 1-to-1 एजुकेशन एंड ट्यूटर हो। मतलब यही है कि किसी भी बच्चों को किसी भी चीज़ सब्जेक्ट से रिलेटेड या किसी भी क्वेरी उसके माइंड में अगर डेवलप हो रही है, तो उसके लिए 1-to-1 एजुकेशन और ट्यूटर रखा जाना चाहिए, जो मतलब अलग से उसको समझा सके। ऐसा ना हो कि बच्चे को टाइम नहीं दे पा रहे टीचर, तो उसके लिए एक प्रॉपर टीचर की व्यवस्था होनी चाहिए, ट्यूटर की व्यवस्था होनी चाहिए। और उसकी नीड के अनुसार अगर कोई टॉपिक उसको नहीं समझ में आ रहा, तो 1-to-1 एजुकेशन उसको दी जानी चाहिए। मतलब कुल मिलाकर उनके सर्वांगीण विकास पर चीज़ों जो चीज़ें हैं NEP 2020 के अकॉर्डिंग वो की जानी चाहिए। फोर्थ है, क्लास 6 से पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा को जोड़ा जाएगा और इसमें इंटर्नशिप की व्यवस्था की जाएगी। मतलब वही है कि क्लास 6 में जो भी सिलेबस दिया जाएगा उसमें बच्चों को ऐसी शिक्षा दी जाए जो व्यावसायिक शिक्षा के रूप में हो। मतलब कोई भी एक ऐसा सब्जेक्ट ऐड किया जाना चाहिए जिसमें बच्चा आगे चलकर आर्थिक रूप से अपने आप को सुदृढ़ बना पाए। जैसे कि कोई ना कोई एक सब्जेक्ट ऐसा क्लास 6 से ही जोड़ दिया जाए उसके सिलेबस में, जिसमें आगे चल के वो नौकरी कर सके, पैसा कमा सके और अपना जीवन यापन कर सके। तो इस तरीके का पाठ्यक्रम रखना चाहिए NEP 2020 के अकॉर्डिंग, दिव्यांगों के लिए स्पेशली। फिफ्थ पॉइंट है, सिलेबस को कम करके ओनली इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, बुनियादी चीज़ों पर फोकस करा जाए, जिससे बच्चे में क्रिटिकल थिंकिंग, खोज, रीजनिंग पर बल मिले। ये तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और मुझे भी ये पॉइंट NEP 2020 का सबसे ज़्यादा मतलब अच्छा लगा और
सटीक लगा और सही लगा। सिलेबस में ज़्यादा फालतू की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, सिर्फ वही चीज़ें होनी चाहिए जो बच्चों को ज़रूरी है समझना, जो उनके लिए इम्पोर्टेंट हो, जो ऐसी बुनियादी चीज़ें जिसमें आगे चलकर उनका मतलब जो चीज़ें वो सीख रहे हैं उसका आगे चल के यूज़ हो, वो अपने दैनिक जीवन में उसका यूज़ कर पाएँ, उसको समझ पाएँ। अननेसेसरी चीज़ों को ना पढ़ने की बजाय कुछ ही चीज़ें हैं, कम ही चीज़ें उसके सिलेबस में हो जिनको वो अच्छे से समझे। मतलब वही है कि 10 चीज़ों को ना समझने से बेहतर है किसी एक चीज़ को अच्छे से समझ लिया जाए। तो वही चीज़ है कि सिलेबस में को कम करके उसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें, कॉन्सेप्ट्स ही डाले जाएँ जिस पर वो अच्छे से फोकस कर सके और जिससे क्रिटिकल थिंकिंग उसके अंदर डेवलप हो। मतलब जब उसको सिलेबस कम हो जाएगा, प्रॉपर टाइम मिलेगा, 1 to 1 एजुकेशन मिलेगी, तो वो उसको समय ज़्यादा मिलने की वजह से अपनी क्वेरीज़ को, अपनी जिज्ञासा को शांत करने का उसे पूरा मौका मिलेगा, टाइम मिलेगा, जिससे उसके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी, जो उसके मानसिक विकास के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अंदर डिस्कवरी की भावना आएगी, खोज की भावना आएगी, जिससे वो चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से और स्टेबिलिटी के साथ सीखेगा। रीजनिंग करेगा। किसी भी एक टॉपिक को हम जब कई तरीके से पढ़ाएंगे, उससे रिलेटेड चीज़ों को उससे क्वेश्चंस करेंगे और कई सारी एक्टिविटीज़ करेंगे, तो वो टॉपिक उसको दिमाग में इतना ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा जिसके थ्रू वो उससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी उसके दिमाग में बचेगी ही नहीं। तो जो हमारी एजुकेशन जो टीचर देता है, जिस भी सब्जेक्ट को पढ़ा रहा है या जो भी टॉपिक वो पढ़ा रहा है, कुल मिलाकर बच्चों को इतना टाइम उसको मिलना चाहिए पढ़ने के लिए कि वो हर तरीके की जिज्ञासा को शांत कर सके और उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम उसके दिमाग में ना रहे, तभी वो उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ सकता है। 6 पॉइंट, करिकुलम में फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है करिकुलम में कि बच्चे के अकॉर्डिंग हम अपने करिकुलम को सेट कर सकें। एनसीईआरटी बुक्स में भी इम्पोर्टेंट किया जाए और रोट मेमोराइजेशन ना हो, मतलब रटने पर। सबसे मेन जो पॉइंट मैंने इसमें देखा है, 2 पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट माने गए हैं। एक तो क्रिटिकल थिंकिंग है, एक रोट लर्निंग पर बिल्कुल भी बल ना दिया जाए। बच्चों को चीज़ों को समझना चाहिए, ना कि रटना चाहिए। जो रटने वाली चीज़ें अब तक चलती आ रही थी, NEP 2020 इसे बिल्कुल नकार रही है। तो वो हर चीज़, हर तरीके से ऐसे पॉइंट्स, ऐसी चीज़ें इस शिक्षा नीति में रख रही है जिससे बच्चों की रोट लर्निंग जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। रटने वाली जो बच्चों के अंदर एक कहते हैं ना कि मतलब एक हैबिट बन चुकी है, उस हैबिट को जड़ से मिटाने के लिए इस करिकुलम को बहुत हद तक बदला गया है। 7th पॉइंट अगर हम देखें, क्या कहता है, प्रोग्रेस कार्ड जो बच्चों को दिया जाएगा उसमें साइकोमोटर, कॉग्निशन, अफेक्टिव, ETC सभी डोमेन्स के बारे में चर्चा होगी। देखिए, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि परख नामक कुछ एक सेंटर है, उसको बनाया जाएगा जिसमें बच्चे का आकलन किया जाएगा। सिर्फ उसके अंकों के द्वारा ही नहीं, बल्कि उसके हर पहलू पर आकलन होगा कि वो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है, कहाँ पर उसकी बैड हैबिट्स है, कहाँ वो अच्छी हैबिट्स दिखा रहा है, किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स उसके आ रहे हैं, कहाँ उसे काम करने की ज़रूरत है। साइकोमोटर लेवल पर, कॉग्निशन लेवल पर, अफेक्टिव लेवल पर, हर डोमेन पर उस प्रोग्रेस कार्ड में चर्चा होगी, जिसे 360 डिग्री का स्वरूप मतलब माना जा रहा है। एक नया स्वरूप दिया जाएगा जो कि 360 डिग्री मल्टी डायमेंशनल होगा। उसमें सारे एस्पेक्ट्स बच्चे के होंगे, जिससे उसका आकलन पूरी तरीके से किया जाएगा, सिर्फ अंकों के आधार पर नहीं। बच्चे की कमियां, विशेषताएं, सभी चीज़ों का वर्णन उस रिपोर्ट कार्ड में होगा। सो इस तरीके से 360 डिग्री मल्टी डायमेंशनल रिपोर्ट कार्ड हम इसको कह सकते हैं। और इसमें रिपोर्ट बच्चे के खुद के आकलन व सेल्फ असेसमेंट, दूसरों द्वारा आकलन से समाहित होगा। मतलब एक ऐसा भी क्राइटेरिया होगा इस रिपोर्ट कार्ड में जिसमें वो खुद का भी आकलन कर सकता होगा। वो खुद अपने आप को परख पाए, खुद अपने आप को देख पाए, खुद का आकलन कर पाए कि वो किस चीज़ में अच्छा है, उसका इंटरेस्ट किस में है, वो आगे किस चीज़ में पढ़ना चाहेगा। तो जिससे बच्चे के अंदर जो 11th 12th के बाद जो बच्चे के अंदर एक दुविधा उत्पन्न हो जाती है कि उसको क्या करना है आगे,
किस सब्जेक्ट में आगे बढ़ना है, क्या चीज़ करनी है, तो वो दुविधा इस NEP 2020 के जो क्राइटेरिया रखा गया है उससे उसका बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। वो पूरी तरीके से श्योर होगा कि उसे आगे चल के अपने फ्यूचर में क्या करना है, और यही छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसके थ्रू ये चीज़ हो पाएगी। तो काफ़ी अच्छे तरीके से NEP 2020 में बच्चे का आकलन किया जा रहा है, उसके अंदर एक समझ को पैदा करने पर ज़्यादा बल दिया जा रहा है। तो इस तरीके से आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये 2 टॉपिक्स, भाषा संबंधी बातें NEP 2020 द्वारा दी गई और दिव्यांगों के अधिकार संबंधित ये जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताया आपको समझ में आ गए होंगे। तो इस तरीके से NEP 2020 काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बन जाता है CTET के हिसाब से के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, पढ़ लीजिए। और ये पार्ट 2 में मैंने काफ़ी हद तक सारी चीज़ों को इंक्लूड कर दिया गया है। वैसे ये काफ़ी लंबा है NEP 2020, बट इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं वो सारे मैंने आपके साथ अच्छे से शेयर कर दिए हैं। आई होप आपको ये पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। तो मेरे साथ ऐसे ही वीडियोस में मेरे साथ बने रहने के लिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियोस या शॉर्ट्स जो भी टॉपिक से रिलेटेड आ रहे हों उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच।